सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपने लेक्चर्स में देखा है कि हमने एल्काइल हैलाइड चैप्टर को बेसिकली हमने स्टडी करना शुरू करा था और ये हमारी जो लेक्चर सीरीज है इसका नाम है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो इसमें हमने एल्काइल हैलाइड में ये देखा कि हम एल्काइल हैलाइड का इंट्रोडक्शन देखा, हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड्स को और हम हेलोएरीन्स को बेसिकली क्लासिफाई कैसे करेंगे। हमने ये चीज़ को स्टडी करा कि उसके आईयूपीएसी को हम कैसे लिखना शुरू करेंगे और जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड है जिसको बेसिकली हमने ये बताया था कि CX बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि जो हैलोजन ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है और वो अपने बगल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेता है और हैलोजन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल रिक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। और इसीलिए जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड आता है वो बेसिकली पोलर नेचर का होता है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स को मैं अलग टॉपिक में डील करूंगा और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स को मैं अलग लेक्चर वीडियो में डील करूंगा। तो चलिए पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स को डील करते हैं और यहां पर हम इस चीज की बात करना शुरू करते हैं। तो जो पहला मेथड है जिससे हम हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन करते हैं वो मेथड होता है एल्कोहल्स के थ्रू। अगर आपने मेरी लेक्चर सीरीज देखी हो जिसमें मैंने असेंट और डिसेंट सीरीज की बात करी थी तो उसमें मैंने ये बताया था कि कभी भी आपको एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना हो तो उसको आप हैलोजिनेशन करते हैं, आप क्लोरिनेशन करते हैं डिफ्यूज लाइट के प्रेजेंस में। ठीक उसी तरह जब कभी भी आपको एल्कोहल से हैलाइड बनानी हो तो आप कुछ हेलोजिनेटिंग एजेंट्स का यूज करेंगे। इसमें बहुत सारे हेलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी में बच्चों इक्वेशनल फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी में कैसे दे रखे हैं। ये देखिए इक्वेशनल फॉर्म में एनसीईआरटी के फॉर्म में इस तरीके से दे रखे हैं, लेकिन जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। तो अब देखिए अगर हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स की बात करें और पहला प्रिपरेशन लें फ्रॉम एल्कोहल्स, तो मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक बात बताता हूं बेटा कि जब कभी भी आपको यहाँ पे एल्कोहल से कोई भी एल्काइल हैलाइड बनाना हो, मान लीजिए हम यहाँ पे RCl की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पे कुछ हेलोजिनेटिंग एजेंट्स को यूज करना पड़ेगा। वी आर यूजिंग सम व्हाट वी आर यूजिंग सम हेलोजिनेटिंग एजेंट्स, हेलोजिनेटिंग एजेंट्स। और इन हेलोजिनेटिंग एजेंट्स का काम यही है कि ये इस OH को हटाएंगे एल्कोहल से, ये जो OH है बच्चों इसको हटाएंगे और इसकी जगह बेसिकली Cl को रिप्लेस करा देंगे। तो ये इनका काम है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा जो हेलोजिनेटिंग एजेंट है वो क्या करता है। तो हेलोजिनेटिंग एजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप of alcohol is replaced by halogen। ये हेलोजिनेटिंग एजेंट का काम है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से हेलोजिनेटिंग एजेंट्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो पहला हेलोजिनेटिंग एजेंट यहाँ पर यूज करा जाता है बेटा वो यूज करा जाता है HCl के साथ आप जब कभी भी ZnCl2 को यूज करेंगे। तो ये एक तरीका का हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है। जहां पे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, थोड़ा सा मैं इसको एक सिस्टमैटिकली लिख देता हूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब कभी भी हम बात करेंगे देखिए हेलोजिनेटिंग एजेंट्स की,
तो आप यहां पे इस चीज को समझिएगा कि मैं एक कैटेगरी लिख रहा हूं यहां पे हेलोजिनेटिंग एजेंट्स की, हेलोजिनेटिंग एजेंट्स की, और यहां पे जो एल्काइल हैलाइड के अलावा जो बाय प्रोडक्ट जनरेट होगा कभी कभी वो भी पूछा जाता है। तो जो पहला हेलोजिनेटिंग एजेंट है बच्चों HCl, और आप देखोगे एरो के ऊपर यहां पे इस तरीके से ZnCl2 लिखा है, ठीक है, मतलब यहां पे HCl प्लस HCl और एरो के ऊपर ZnCl2 लिखा रहता है, तो ये एल्काइल हैलाइड बनाएगा और इस केस में जो बाय प्रोडक्ट लिबरेट होगा वो वाटर होगा। ये ल्यूकास रिएजेंट भी होता है जो कि बेसिकली 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स के डिस्टिंक्शन में भी आगे जाके हम देखेंगे कि ये यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है वो दूसरी चीज है कि जब कभी भी हम NaBr का बच्चों H2SO4 के प्रेजेंस में यूज करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ये जो Br है वो बेसिकली इस OH को रिप्लेस करेगी, वो है RBr बना देगा, और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है वो होता है NaHSO4 प्लस वाटर, राइट। उसके बाद जो हमारा थर्ड हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है वो होता है बच्चों PX3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो H3PO4 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हेलोजन हैलाइड के अलावा H3PO4 को लिबरेट करता है। फोर्थ जो होता है बेटा वो PX5 होता है, उसका बाय प्रोडक्ट होता है POCl3 प्लस आपका HCl या HX, ठीक है, POCl3 या HX। तो यहाँ पे आप इसको PX5 की जगह PCl5 कर लीजिए तो ये ज्यादा इजी होगा। और फिफ्थ होता है हमारा SOCl2, और इसका बाय प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड इज SO2 एंड HCl। और एक और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हेलोजिनेटिंग एजेंट है वो मैं बच्चों यहाँ लिख रहा हूं, ये है हेलोजिनेटिंग एजेंट, ये है हेलोजिनेटिंग एजेंट, ठीक है, ये हेलोजिनेटिंग एजेंट। और देखिए इसका ये बाय प्रोडक्ट है, ये जो हेलोजिनेटिंग एजेंट है वो है रेड फॉस्फोरस प्लस X2, रेड फॉस्फोरस प्लस X2। तो ये डायरेक्ट आपका एल्काइल हैलाइड बनाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। ये तो इतना बेसिक चीज बेटा एनसीईआरटी में जो दे रखी है वो यहाँ पे चीज गिवन है, और उसके बाद हम इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंस है आप कुछ बातों को समझिएगा यहाँ पे जो मैं यहाँ पे डील करने जा रहा हूं। देखिए, अगर आपके पास पहला क्वेश्चन कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो एल्काइल हैलाइड के बाद बनेंगे, जैसे मैं यहां पर आपको बताता हूं कि मैं यहां पे जिस हेलोजिनेटिंग एजेंट को लिखूंगा वो मैं लिखूंगा बच्चों SOCl2 को। यहां पे SOCl2 को लिखने का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, हम ये सब लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ SOCl2 को लिखा है उसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस कि बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन आता है कि why SOCl2 is the best halogenating agent. This is the best halogenating agent. अब SOCl2 is the best halogenating agent. Why? The answer to this question is क्योंकि देखिए जो SOCl2 जो है जो उसमें बाय प्रोडक्ट्स लिबरेट हो रहे हैं वो SO2 और HCl होते हैं, और वो दोनों ही गैसियस स्टेट में होते हैं, इसलिए वो उड़ जाएंगे, वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। और जो आपके पास एल्काइल हैलाइड जनरेट होती है वो प्योर आती है, तो इसलिए SOCl2 इज द बेस्ट हेलोजिनेटिंग एजेंट। इसका अगर बच्चों हम यहां पर रीजन लिखें तो इसका जो रीजन आएगा वो ये आएगा कि बाय प्रोडक्ट्स SO2 एंड HCl आर इन gaseous state, hence
pure alkyl halide is obtained. Pure alkyl halide is obtained. तो ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया. थर्ड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि यहां पे देखिए जो एल्कोहल होता है उसकी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए. उसकी हमें क्या पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद हेलो एसिड्स है हमें वो पता होनी चाहिए. तो यहां पे जो दूसरे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, वो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ alcohols with halo acids. तो मैंने आपको बताया था कि जो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद हेलो एसिड्स होगी वो 3 डिग्री होगा, फिर वो 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा. एक्चुअली 3 डिग्री जो है वो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, इसलिए वो बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन के फॉर्म में होगी. लेकिन कभी भी आप इस 3 डिग्री का रिएक्शन किसी भी चीज़ के साथ अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एल्कीन एज अ मेजर ना तो सब्स्टिट्यूशन हो पाती है, ना ठीक से देखिए उसमें एडिशन हो पाती है. आप उसमें देखेंगे कि जो 3 डिग्री प्रोडक्ट्स कभी भी हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल की, तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन्स बनेगा. रीज़न क्या होता है कि 3 डिग्री में तीनों तरफ से क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ये देखिए ये है 3 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रक्चर है. और एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस का फिनोमेना होता है. तो यहां पे जो साइट है वो एक्चुअली क्या नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती कि जो दूसरा रिएजेंट आके उस पर क्या कर सके, अटैक करे. और हमेशा यहाँ पे इंटरनल एलिमिनेशन जो है वो फेवर होती है. और जब कभी भी यहाँ इंटरनल एलिमिनेशन फेवर होती है तो इसमें आप हमेशा देखिएगा इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो हमेशा क्या बनता है, एल्कीन बनता है. तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो ऑप्शन में जो एल्कीन होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशंस के प्रोडक्ट्स बनेंगे वो आएंगे. 2 डिग्री और 1 डिग्री में आप देखोगे कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन होता है. आगे जाके हम आपको जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये देख लेंगे कि SN1 और SN2 किस किस केस में होता है, उनके क्या क्राइटेरियाज होते हैं. तो उसको हम बाद में डिटेल में बात करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है कि जब कभी भी आपको अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बनाना चेंज करना हो तो आप इनमें से कोई भी रिएजेंट लगा सकते हैं. बोर्ड के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाई वी आर सेलेक्टिंग SOCl2 एज द बेस्ट हेलोजेनेटिंग एजेंट. रीजन बीइंग वेरी सिंपल, द बाय प्रोडक्ट्स व्हिच आर जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ SO2 and HCl are in gaseous state, hence pure alkyl halide is generated since the SO2 and HCl are volatile in nature. The next important thing is कि ये इस चीज को जरूर पूछता है कभी कभी कि PCl3 और PCl5 जब आप ले रहे हैं तो इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बच्चों. इसका S3PO3 होता है और इसकी फॉस्फोराइल ट्राइक्लोराइड प्लस HCl जिसको हम POCl3 और HCl कहते हैं ये होता है. अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या कि जब रेड फॉस्फोरस प्लस X2 की हम बात करते हैं तो ये हेलोजिनेटिंग एजेंट है. लेकिन यहां पे आप एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को इसमें कि जब मैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI की बात करता हूं तो ये एक बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जो किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को कहां तक ले जाएगा, एल्केन तक ले जाएगा. तो ये एक बहुत पावरफुल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है विच कन्वर्ट्स ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू कहां तक बच्चों,
एल्केन्स तक। तो इसकी प्रॉपर्टी को मैंने असेंड सीरीज वाले अपने टॉपिक में जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी थी वहां पर भी डिस्कस करी थी। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड by which we can prepare alkyl halides from alcohol. Best is you should use SOCl2. Why we should use SOCl2? I have discussed with you in this particular section. So this was the first method by which alkyl halide can be prepared from what? From alcohols. अब देखिए जो सेकेंड मेथड है जिससे हमें बेसिकली एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है, वो मैंने आपको अपने टॉपिक में पहले भी पढ़ाया है, असेंड सीरीज वाले टॉपिक में, कि आप एल्केन से कैसे हेलो एल्केन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था आपको उसका हेलोजिनेशन करना पड़ेगा। वो जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो अब आप इस चीज को समझिए बच्चों। जो सेकंड है वो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स इज फ्रॉम एल्केन्स कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं फ्रॉम एल्केन्स। और एल्केन्स में किस मेथड के थ्रू मैं आपको बताता हूं, ये एनसीईआरटी में गिवन है, फ्रॉम एल्केन्स बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब आप इस चीज को समझिएगा, फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल एक होमोलिटिक फिजन का रिजल्ट है। फ्री रेडिकल में मान लीजिए जैसे आपके पास देखिए ये Cl और Cl है, तो यहां पे एक बॉन्ड जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक एटम के पास एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर जाएगा और दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट हो जाएगा। ये रिजल्ट होता है हेटेरोलिटिक फिजन का। लेकिन होमोलिटिक फिजन में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एडजॉइनिंग एटम पे चले जाते हैं और इनसे बनने वाली जो सीरीज होती है, जो इनसे बनने वाली जो स्पीशीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिस्टिक पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम यहां पर बात करते हैं। तो अब देखिए हम यहां पर एक एल्केन को लेते हैं और जो एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि ये बोर्ड में भी आ चुका है, इसलिए मैं यहां पर इसको ही डिस्कस करूंगा। तो यहां पे जो एग्जाम्पल बच्चों मेंशन कर रखा है वो ब्यूटेन का मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी में। देखिए ये देखिए ब्यूटेन का एग्जाम्पल यहां मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी में। अब देखिए होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जब कभी भी आप क्लोरीनेशन करेंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पर बेसिकली कुछ सब्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन किसका हो सकता है आप बच्चों यहां पे समझिए। यहां पे या तो चेन आप इधर से चला दीजिए, यहां आप चेन इधर से चला दीजिए। इसको इस तरीके से लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। आप समझना मेरी बात को। देखिए ये सारे के सारे हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cl व्हेन वी आर टॉकिंग विद द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आप याद करिएगा 10th में हमारे पास एक छोटी सी रिएक्शन होती थी जिसमें आप देखते थे कि आपने क्लोरीन मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया और आप ये देखते थे कि धीरे धीरे करके सारे जो H थे वो क्या हो जाते थे? Cl से रिप्लेस हो जाते थे। वो Cl से रिप्लेस हो जाते थे। तो हर स्टेप में आपका HCl माइनस होता जाएगा और एक एक जो H की जगह Cl आता जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे CH3Cl बना, यहाँ एक H और रिप्लेस हो गया Cl की वजह, CH2Cl2 आ जाएगा, CHCl3 आ जाएगा, ऐसे CaCl4 आ जाएगा। दैट मीन्स कि मेरे पास जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करूंगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी किस चीज की है कि यहां पे H कैन बी रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन्स, राइट। अब पॉसिबिलिटी वो बनेगी कहां से, हम इस चीज को देखते हैं बच्चों। तो यहां पे हम इसको देखिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और एक बार मैंने नंबरिंग करी 1 2 3 4।
पॉसिबिलिटी देखिए बेटा आप, या तो फर्स्ट कार्बन से या सेकंड कार्बन से किसका रिप्लेसमेंट होगा, H का बाय Cl। अब आप बोलोगे सर थर्ड कार्बन से क्यों नहीं होगा, उसके लिए आप नीचे वाली सीरीज देखिए। जो केस राइट से लेफ्ट में है, फर्स्ट केस में H यहां से रिमूव होगा और Cl आ जाएगा, दूसरे केस में H यहां से रिमूव होगा। ठीक वही 1-2 पोजीशन आप लेफ्ट से राइट में देखेंगे जब मैं इस वाली कार्बन चेन की नंबरिंग की बात करूंगा। इसका मतलब आपका जो यहां पे बच्चों सब्स्टिट्यूशन होने वाला है H का Cl से, वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से होने वाला है। अब उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सा प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बनेगा, ये आप बात को समझिएगा। तो हम यहां पर सबसे पहले तो जो हमारा कंपाउंड है, आप एक H को यहां से हटाइए बच्चों और यहां Cl लगा दीजिए। तो देखिए आपके पास CH3 CH2 CH2 Cl, एक कंपाउंड तो ये बन गया कि यहां से H हटाया और यहां Cl लगा दिया, ठीक है। HCl माइनस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए HCl माइनस हो रहा है। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां से बनेगा, आप इस सेकंड वाली पोजीशन से आप इसको हटा देते हैं, अभी इस सेकंड वाली पोजीशन से आप HCl को हटा दीजिए, तो आपके पास एक दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा CH3 CH2 सॉरी ये इस तरीके से CH3 CH2 CH3 और देखिए ये Cl आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा बेटा कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि जब कभी भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस की, हालांकि ये फ्री रेडिकल की हम बात कर रहे थे, तो जब कभी भी हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस की बात करेंगे, ये अलग सा टॉपिक है जो हम यहाँ पे डील करेंगे। तो इसको हम एक्चुअली एल्कीन्स के टॉपिक में डील करेंगे क्योंकि ये एक हाइड्रोलिटिक फिजन के एग्जांपल है। तो फिलहाल हम होमोलिटिक फिजन डील कर रहे हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये 1 क्लोरोब्यूटेन बना और ये 2 क्लोरोब्यूटेन बना। यहाँ पे जो सेकेंडरी पोजीशन है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, ये बेसिकली मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपसे पूछें कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, तो आपको ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन फलाना फलाना इज हेलोजिनेटेड या फलाना एल्केन इज हेलोजिनेटेड। तो आप उसमें पॉसिबिलिटी को ढूंढिएगा कि कहां पे H का रिप्लेसमेंट Cl से हो रहा है। जहां जहां अलग अलग केसेस बनते जाएं, जैसे यहां पे 2 केसेस बन रहे थे, एक फर्स्ट पोजीशन पे रिप्लेसमेंट हो रहा था, एक सेकंड पोजीशन पे रिप्लेसमेंट हो रहा था, एंड दैट दीज विल बी द प्रोडक्ट्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, राइट। अब देखिए यहां पे इस चीज की जब हम बात करेंगे तो कुछ बातें हमें और क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास बन गया, तो ये हमारे पास हेलोजिनेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। मेजर कौन सा होगा बच्चों, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो 2 डिग्री है, कैसे कि जिस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड होते हैं, देखिए इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड है, और अगर मैं यहां हेलोजन को हटा दूं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। इसीलिए जब हम इसको मेन कोर्स में, अभी तो मैं बार बार इस चीज को अवॉइड कर जा रहा हूं क्योंकि मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, जैसे ही मैं यहाँ पे हेटेरोडिक्टिक फिजन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में आऊंगा, वैसे ही मैं आपको कहूंगा कि जब जब आपके पास एक पॉसिबिलिटी बने कि आप वहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन को थ्रू शिफ्ट्स कहते हैं, जिसको 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट या 1 to फिनाइल शिफ्ट जनरेट कर सकें, वहां हमेशा स्टेबिलिटी 3 डिग्री की ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की होगी और फिर 1 डिग्री की होगी। तो ये हमने बच्चों एक और मेथड देखा जिससे हमने ये पता करा कि हम कैसे हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन एल्केन्स के थ्रू कर सकते हैं बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखिए एक चीज को आपकी एनसीईआरटी में पहले एल्कीन्स का दे रखा है बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं उससे पहले हेलोजन एक्सचेंज को लेने जा रहा हूं और उसके बाद में इन डिटेल आपसे बात करने जा रहा हूं फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। तो पहले हम इसको ले लेते हैं। तो मेरा जो थर्ड मेथड यहां आ रहा है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स थ्रू हेलोजन एक्सचेंज। अब बच्चों इसको आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में 2 रिएक्शंस दी गई हैं, पहले हम उस रिएक्शंस को लिख देते हैं, फिर आप उन रिएक्शंस को समझ लीजिएगा।
Rx plus NaI, Rx plus NaI gives Ri plus NaX, Ri plus NaX। और यहां पे ये रिएक्शन आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि ये ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होगी। लेकिन जो यहां पे कंडीशन होगी कि जो X है, ये X क्या क्या हो सकता है, ये X बेसिकली क्लोराइड या ब्रोमाइड हो सकते हैं। Rx में ये Rx जो है आपका, ये एल्काइल क्लोराइड हो सकता है, ये या एल्काइल ब्रोमाइड हो सकता है। आप पहले इस चीज को समझिएगा, मैं इसको अभी लिख रहा हूं, सिर्फ मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब उसके बाद आप इस चीज को जो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हम उसको यहां पे डील करेंगे, ठीक है। और एक दूसरी रिएक्शन है, ये इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं बच्चों कि ये दोनों ही नेम्ड रिएक्शंस हैं। एक को हम क्या कहते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं, और एक को हम स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए दूसरे जो रिएक्शन यहां मेंशन्ड है वो है CH3Br प्लस AgF। तो ये बनेगा आपका CH3F प्लस AgBr, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन में ये AgF कि आपको एक फ्लोराइड का सॉल्ट लेना है, जो कुछ भी हो सकता है, वो AgF भी हो सकता है, वो Hg2F2 भी हो सकता है, वो COF2 भी हो सकता है, वो SbF3 भी हो सकता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि आपको सिर्फ फ्लोराइड का सॉल्ट लेना। ये हेलोजन एक्सचेंज है बच्चों, और इस हेलोजन एक्सचेंज को आप समझिएगा कि दोनों रिएक्शंस का जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या है। बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें से जो ये वाला मेथड है वो एक सिंथेटिक मेथड है। इस मेथड को आप फ्लोराइड्स की जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो इस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल कहीं ना कहीं बच्चों ये बोर्ड में हिट होती है। और ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बोर्ड में जनरली 2 मार्क्स में नेम्ड रिएक्शन, देखिए 4 नंबर के बोर्ड में नेम्ड रिएक्शंस आने ही आने हैं। आप आईसीएसई के हो, सीबीएसई के हो, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वो आएगा ही आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंस इज कि हमें जो चीज को पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है। अब नेम्ड रिएक्शन को, क्योंकि ये पहली नेम्ड रिएक्शन यहां पर आ रही है, वुड्स रिएक्शन भी आएगी अभी बाद में, हम देखेंगे उसको। लेकिन क्योंकि इन द टॉपिक दिस इज द फर्स्ट नेम्ड रिएक्शंस, हेंस आई एम राइटिंग टेलिंग यू द मेथड to which you can actually accomplish the 2 mark questions of a named reaction, कि कैसे आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में नेम्ड रिएक्शन को लिखेंगे। तो चलिए इस चीज की हम यहाँ पे बात करते हैं। जब कभी भी नेम्ड रिएक्शन आती है तो कभी आप ये गलती ना करें कि पहले आपने सीधे से केमिकल इक्वेशन लिख दी उसकी और फिर आपने उसको नेम्ड रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया। हालांकि जो केमिकल इक्वेशन होती है बेटा, उसी को लैंग्वेज दे के हम नेम्ड रिएक्शंस को लिखते हैं। तो इसका फॉर्मेट होगा क्या, आप ये समझिए। आप पहले 2-3-4 लाइनें छोड़ के आप इक्वेशन लिख दीजिए, और जब आप इक्वेशन लिख दें तो उस इक्वेशन को वर्ड्स जरूर दें, क्योंकि वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगी। तो इस चीज को आप किस तरीके से लिखिएगा, देखिए, व्हेन एवर एन एल्काइल chloride or alkyl bromide is treated with NaI in the presence of dry acetone, alkyl iodides are formed। अब होता क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिकली है एल्काइल आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए, तो इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। जहां पे भी एल्काइल आयोडाइड बने उसको फिंकलस्टीन रिएक्शन कहा जाता है।
और जहां पे भी फ्लोराइड की सिंथेसिस होगी, एल्काइल फ्लोराइड्स की सिंथेसिस को, उसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से कहते हैं, उसे हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहेंगे। और दोनों ही परफेक्ट एग्जाम्पल हैं किस तरीके के मेथड के? दोनों ही परफेक्ट एग्जाम्पल हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड के। अब बच्चों आप इस चीज को समझो और इस चीज को किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको समझाया है। पहले आपको पैराग्राफ में 2-3 लाइनें लिखनी है, फिर आप रिएक्शन लिखिए। बेस्ट तरीका है पहले रिएक्शन लिख दीजिए, फिर रिएक्शन को वर्ड्स दे दीजिए। तो रिएक्शन के याद रखने से ही आप उसको वर्ड्स दे देंगे। बस कभी आप ये मत करिएगा कि सिर्फ आपने रिएक्शन ही लिख दी, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि राइट रिएक्शंस ओनली। तो यहां पर इस चीज को समझिएगा। अब कुछ बातें मैं थोड़ा सी टेक्निकल लेवल पे यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि देखिए यहां पे जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है इसमें ड्राई एसीटोन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें ड्राई एसीटोन का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है बच्चों, इसको समझते हैं। देखिए इस फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो ड्राई एसीटोन है वो क्या करेगा, इट ड्राई एसीटोन विल डिसॉल्व। देखिए अगर क्लोराइड है तो ये NaCl बनेगा और अगर ब्रोमाइड है तो NaBr बनेगा। तो ये ड्राई एसीटोन इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच विल डिसॉल्व द सोडियम क्लोराइड एंड द सोडियम ब्रोमाइड विच आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये इसको डिसॉल्व करेगा एंड दे आर एक्चुअली सेपरेटेड एज प्रेसिपिटेट्स, राइट। अब जब ये खत्म हो गया तो होने क्या वाला है कि जब ये दो मेरा बाय प्रोडक्ट बन रहा है NaX जो कि NaCl या NaBr हो सकता है। जब ये खत्म हो गया तो कंडीशन ये होगी कि यहां पे ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि ये देखिए कम बन रहा होगा तो बहुत ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसका बेसिक काम यही होता है कि वो जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डिसॉल्व कर देता है और फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है। तो यहां पे ड्राई एसीटोन का फंक्शन देख लिया, समझ लिया बच्चों आपने कि इट विल डिसॉल्व द NaCl and Br which are generated as a byproduct and they will be basically precipitate. Hence क्या होने वाला है, फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन will be favored अकॉर्डिंग टू कौन सा प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने ड्राई एसीटोन क्यों यूज किया था। अब हेलोजन एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक हेलोजन को आपने दूसरे से एक्सचेंज कर दिया। और नॉर्मली क्या होता है, जो हेलोजन ऊपर होते हैं वो नीचे वाले को रिप्लेस करते रहते हैं। लेकिन ये एक जबरन कराया गया रिएक्शन है। इसमें देखिए हमें क्या करना है कि मेटेलिक फ्लोराइड्स के प्रेजेंस में, ये तो नॉर्मली हो जाएगा, आपको एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करना है उसके प्रेजेंस में ही हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजों का यूज नहीं करना है क्योंकि ये फॉलो करता है मेथड। कैसे देखिए बच्चों, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये मेरे पास सीरीज होती है हेलोजन सीरीज। तो आप ये देख रहे हैं कि इस एल्काइल हैलाइड में बेसिकली ये आई जो है वो यहां पे आ जाएगा। तो एक तरीके का आप देखिए हेलोजन रिप्लेसमेंट हो रहा है, हेलोजन ने हेलोजन को रिप्लेस किया, इसीलिए नाम पड़ा है हेलोजन एक्सचेंज। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होता चला जाएगा फिर आपको, तो आप इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा कि अगर आयोडाइड्स बनी है तो फिंकलस्टीन, ठीक है, और अगर आप फ्लोराइड बना रहे हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, स्वार्ट्स। याद रखने का एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। अगर आप इंग्लिश का लेटर इफ याद रखें, इफ देखिए इफ कैसे मैं आपको बता रहा हूं, इफ याद रखें अगर, तो आप कभी नहीं भूलेंगे बेटा। क्यों?
F में I स्टैंड्स फॉर आयोडाइड एंड F स्टैंड्स फॉर फिंकलस्टीन। तो अगर आप F याद रखिएगा तो फिंकलस्टीन में एल्काइल आयोडाइड्स की प्रिपरेशन होती है। आप ये तो नहीं भूलेंगे कि भाई बेसिकली हैलाइड की और आयोडाइड की और फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए ही नेम्ड रिएक्शन है। तो अगर F याद रखें तो I आयोडाइड फॉर फिंकलस्टीन, और अगर आप SF याद रखें तो, या FS याद रखो आप, अगर देखो मैं आपको बताऊं कितने मेथड्स बन जाते हैं। FS याद रखिए अगर आप, तो आप देखिए फ्लोराइड फॉर स्वाट्स, और इसका एक और शॉर्टकट देखिए बन गया। अगर हम यहां पे IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज याद कर लें तो कितना इजी हो गया हमारे लिए। देखिए फिंकलस्टीन फॉर आयोडाइड, ये देखिए, ठीक है, फिंकलस्टीन फॉर आयोडाइड्स, यही तो है। फिंकलस्टीन में क्या बना था? आयोडाइड बना था, और स्वाट में क्या बना था? फ्लोराइड बना था। देखिए, तो IFS याद करने का, आप कभी इसको भूलेंगे ही नहीं। और अभी दूसरा कंफ्यूजन आपको कभी ना आए तो मैं आपको बताता हूं, आप इसमें सीधे फ्लोराइड लिख दीजिए और इसके बाद यहां पे कोई भी हेलोजन लगा दीजिए, बस खत्म हो गई बात। यहां पे आपको आयोडाइड लगाना है और आपको हमेशा हेलोजन में बच्चों क्लोरो या ब्रोमो आप यूज कर लो और आपकी वो रिएक्शन वहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा मेथड था। IFS आप याद रखिएगा कोड कि फिंकलस्टीन फॉर आयोडाइड एंड स्वाट्स फॉर फ्लोराइड्स। तो अब इस टॉपिक को बच्चों हम यहां पे खत्म करते हैं, और अपना जो लास्ट टॉपिक है जो मैंने आपको यहां पे बताया था कि हम कैसे एल्कीन से प्रिपरेशन करने वाले हैं, किसकी? हेलो एल्कीन्स की, हम यहां पे उसकी बात करेंगे। तो चलिए, हमारे पास फोर्थ मेथड है और इसको थोड़ा सा मैं बच्चों डीप में पढ़ाने वाला हूं। पहले तो बहुत सिंपल सा मेथड होता है और फिर मैं आपको इसको डीप में ले जाता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को भी डील कर सकते हैं और इससे आपको थोड़ा सा प्रोफाउंड बेस मिल जाएगा एडिशन रिएक्शंस को समझने का। अब देखिए, जो हमारे पास फोर्थ मेथड था हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन का, वो फोर्थ मेथड में यहां पे जो यूज कर रहा हूं वो बेसिकली किसके थ्रू है? फ्रॉम एल्कीन्स। तो आप एल्कीन्स के थ्रू किस चीज को बनाने वाले हैं? हेलो एल्कीन्स। तो एक्चुअली इसको ऐसे भी कहा जा सकता है बच्चों कि एल्कीन्स के थ्रू आप हेलो एल्केन्स को कैसे जनरेट करेंगे। तो चलिए इस चीज को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब हेलो एल्कीन्स का मतलब ये हो गया, हेलो एल्केन्स को एल्कीन से बनाना है तो पहले तो आप एल्कीन लिखेंगे। यहां पे देखिए बच्चों, दो रूल होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये एल्कोहॉल्स में भी आपको देखने को मिलेगी और ये चीज आपको एल्काइल हैलाइड में भी देखने को मिलेगी। एल्कीन का जब आप हाइड्रेशन करेंगे तो एल्कोहॉल्स बनता है, और जब एल्कीन का आप हेलोजन एसिड के साथ HX सीरीज के मेंबर्स के साथ बेसिकली एडिशन करते हैं तो आपका हेलो एल्केन्स बनता है। तो मैं आपको सिंपल एक बेसिक रूल बता रहा हूं, सिंपल सा एक रिएक्शन बता रहा हूं। ये देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये वो बेसिक रिएक्शन है जो हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, और इसको आप समझिएगा बच्चों, इसको कभी आप गड़बड़ मत करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में ही हम HBr का ये देखिए एडिशन करा रहे हैं, ठीक है। बस फर्क ये होगा, एक में एडिशन जो है नीचे वाले में H2O2 के प्रेजेंस में है और एक में H2O2 के एब्सेंस में है। तो जो ये पहला केस है इसमें बेटा यहां पे हमने यहां तो लिख दिया प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड के केस में। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि परऑक्साइड क्या सिर्फ H2O2 होती है, क्योंकि स्कूल लेवल पे हमें यही पढ़ाया जाता है। नहीं, परऑक्साइड सिर्फ H2O2 नहीं होती। इसके लिए आप ये समझिए कि परऑक्साइड होती क्या है। जब कभी भी ऑक्सीजन पे बच्चों -1 चार्ज होता है उसको परऑक्साइड कहते हैं।
अब चाहे अब इसके इधर आप H और H लगा दीजिए, तो देखिए वो H2O2 हो गया। आप H को रिप्लेस करके बच्चों Na लगा दीजिए, स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, तो वो Na2O2 भी हो सकती है पेरोक्साइड। अगर आप बैरियम की बात करेंगे तो BaO2 भी क्या हो सकती है, पेरोक्साइड। स्ट्रक्चर देखिए इधर Ba ये है, ये O है, ये O है, इस पे -1 चार्ज और इस पे -1 चार्ज। तो कहने की बात यह है, हर वो कंपाउंड जिसमें इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम पे -1 चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम पेरोक्साइड का नाम देंगे। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ बातों को समझते हैं कि जब कभी भी एडिशन होती है, किस केस में बच्चों, जब कभी भी एडिशन होती है, हमें जब एल्कीन्स की बात करनी होती है तो वो एक रूल को फॉलो करता है, और वो रूल होता है जिसको हम कहते हैं मार्कोनी-कॉफ रूल। तो मैं इसको मार्कोनी-कॉफ रूल को नॉर्मली एम रूल के नाम से जानता हूं, या मैं इसको एम रूल कहता हूं क्योंकि इतना लंबा लंबा हम हर जगह नहीं लिख सकते, तो इसलिए मैं इसको यहां पर एम रूल के हिसाब से लिखूंगा। एक बार बच्चों जरूर लिख देता हूं मैं, मार्कोनी-कॉफ रूल। ठीक है, नॉर्मली मैं इसको क्या लिखता हूं, एम रूल। अब देखिए एम रूल पढ़ने से पहले आप एम रूल को कर लीजिए, तो अब होता क्या है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आप हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ही यहां पे डबल बॉन्ड सिस्टम आया, तो आप एक चीज समझ लीजिएगा कि जितने भी सिंगल बॉन्ड के सीरीज है वो तो सिग्मा बॉन्ड होती है। ये हमने बेसिकली पढ़ा था 11th में, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता क्या है इसको पढ़ाते हैं। सिग्मा बॉन्ड वो जो हेड ऑन कोलिजन से बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जो साइडवेज ओवरलैप से बनेगा उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा और पाई में बच्चों वीक बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा और पाई में जो वीक बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि जो उसका ओरिएंटेशन होता है वो साइडवेज ओवरलैप से होता है। जब कभी भी कोई रिएजेंट उस पर अटैक करता है तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक एडजॉइनिंग एटम पे बेसिकली शिफ्ट कर जाते हैं। और जो शिफ्टिंग है उसका रूल है नॉर्मल कोर्स में। शिफ्टिंग का ये रूल है कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है बच्चों, ये CH3 हो चाहे C2H5 हो चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा हैवियर एल्काइल ग्रुप से दूर शिफ्ट होता है। और कुछ स्पेशल केसेस जहां रीअरेंजमेंट होता है उसमें वो रीअरेंज करके कोई एबनॉर्मल प्रोडक्ट जरूर बनाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि पाई बॉन्ड्स ऑलवेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द बल्कियर एल्काइल ग्रुप। आई रिपीट, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं कि पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड, ये ऊपर वाला पाई मान लेते हैं, जो पाई बॉन्ड है इट ऑलवेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द बल्कियर एल्काइल ग्रुप। मैं बार बार बल्कियर, मैं यहां से बोल सकता था ऑलवेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप आल्सो, या ऑलवेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द एल्काइल ग्रुप आल्सो, बट आई एम यूजिंग द टर्म कि पाई बॉन्ड ऑलवेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द बल्कियर एल्काइल ग्रुप। बल्कियर का मतलब होता है बेटा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। जैसे इथाइल एक बल्कियर ग्रुप है इन कंपैरिजन टू मिथाइल। तो आप इस चीज को समझिएगा कि ये एक्चुअली CH2 ही था, बस हुआ क्या है, ये इथीन ही था बच्चों। आप देखो बहुत इजी होता है करना, ये एक्चुअली ऐसे लिखते हैं हम। इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में बेसिक फर्क क्या है कि इस कंपाउंड में जो एक इस कार्बन का H था वो CH3 से रिप्लेस हो गया, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, H की जगह मिथाइल ग्रुप का। तो बहुत इजी होता है, कभी आप फंस जाए आपको नॉर्मल रिएक्शन करनी हो, आप सारे CH3 हटा दीजिए, सारे CH3 की जगह H लगा दीजिए और उसका सिंपल एडिशन करा दीजिए, और फिर वापस सारे H की जगह आप CH3 उनको वापस कर दीजिए, तो आपके पास एडिशन नॉर्मल कोर्स में करना बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कॉम्पिटिशन में जो बड़े बड़े खेल होते हैं हर रीअरेंजमेंट आपको याद करनी पड़ती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी बात में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यहां पे कोर अपने आप को फोकस करे हुए हूं, सिर्फ एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस एनसीईआरटी में गिवन है। तो देखिए रूल कहता है कि जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा एल्काइल ग्रुप से दूर शिफ्ट होगा। तो मतलब जो पाई बॉन्ड है बच्चों वो इस कार्बन पे आ जाएगा, और ये कार्बन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। ठीक है, आई होप यहां तक बातें मेरी क्लियर हैं कि ये कार्बन नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा।
अब आप देखिए, अब आप ये देखिए कि यहां पे जो HBr विच इज एक्टिंग एज अ रिएजेंट, बातों को समझिएगा, ये सबस्ट्रेट है ये एल्कीन, और HBr को रिएजेंट कहा गया। अब आप बोलेंगे कि रिएजेंट क्या होता है सर? ठीक है, रिएजेंट वो चीज होती है जिसका एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे और एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे। इलेक्ट्रोफाइल होने की दो कंडीशन बेटा, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो। न्यूक्लियोफाइल होने की दो कंडीशन, कि या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, उस पर चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, या उसके पास एक्सेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो नॉर्मली जब हम रिएक्शंस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो पहले वाला पोर्शन से H है तो इसको पॉजिटिव ले लिया, Br को नेगेटिव ले लिया, और वैसे भी आप देखिए कि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है, तो पहला वाला पोर्शन पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। तो आपको यहां देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो यहां पे जो H पॉजिटिव है, इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस Br इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसको E पॉजिटिव लिख देते हैं और इसको Nu नेगेटिव लिख देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई रिएजेंट की। अब देखिए, रूल कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। ये एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करी जा रही है। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऑन दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम उन दो कार्बन्स की बात करेंगे जिनमें पोलैरिटी आई है। अब देखिए, पोलैरिटी इस कार्बन में आई है और पोलैरिटी इस कार्बन में आई है, और रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। तो इंग्लिश में इसको कहा जा सकता है नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऑन दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऑन दैट कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ही होता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो वो हाइड्रोजन गए कहां होंगे? उस हाइड्रोजन को बेसिकली किसी ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट कर दिया गया होगा। और देखिए, ऐसा ही यहां पे हुआ था, क्योंकि यहां पे जो CH3 था वो एक्चुअली एक H के रिप्लेसमेंट से आया था, जो कि मैंने इथीन का आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहां पे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि ये prop1ene है या जो प्रोपीन है ये बना कैसे। तो रूल ने कह दिया कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऑन दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन या विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है बच्चों वो ये है, इसलिए नेगेटिव पार्ट का आप यहां पे देखिए इस तरीके से अटैक करा दीजिए। यहां पे आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप होती हैं। तो आप जो मैं कर रहा हूं आप आराम से देखिए। बस देखिए, यहां पे जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था तो ये दो बॉन्ड की जगह एक बॉन्ड हो गया था, ये नेगेटिव चार्ज हो गया था, ये सिंगल बॉन्ड सिस्टम हो गया था, और यहां पॉजिटिव चार्ज हुआ था। अब बच्चों मेरे साथ साथ करो, देखो ये CH3 ऐसे ही रहा बच्चों, उसके बगल में कार्बन था, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ था? H जुड़ा हुआ था। पॉजिटिव चार्ज पे इस रिएजेंट के नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया, तो मतलब यहां पे देखिए एक बॉन्ड बन गया, ये Br हो गया। यहां पे जो बॉन्ड शिफ्टिंग हुई थी, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया था। ये देखिए सिंगल बॉन्ड बन गया था। इस कार्बन पे बच्चों दो हाइड्रोजन थे इस तरीके से, और देखिए ये जो पॉजिटिव वाला था वो उसने यहां पर इस तरीके से अटैक कर दिया, और ये देखिए आपके पास ये हाइड्रोजन यहां आ गया। तो बेसिकली इसको मैं ब्लैक से ना बना के बच्चों रेड से बनाता हूं, सॉरी ब्लू से, ताकि आप ये समझ पाए कि जो ये ब्लू वाला सिंबल है ये उन रिएजेंट्स का, दैट मींस द इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पार्ट जो कि हमें रिएजेंट से मिला है, ये उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल कोर्स में मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जानते हैं। क्योंकि यहां पर आप देखो, आपको कैसे पता चलेगा? देखो एक तो बेटा प्रोडक्ट ये बनता है और एक प्रोडक्ट यहां से बनेगा, लेकिन केस आपको इंपॉर्टेंस में हमेशा रखना है। और एक प्रोडक्ट बनेगा, मैं आपको बताता हूं, CH3 CH2 CH2Br। लेकिन आप चीज को बेटा समझिएगा
कि जो ये वाला प्रोडक्ट मैंने इस केस में बनाया है, जब एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड की बात करी है तो ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कैसा प्रोडक्ट होगा? मेजर। और जो ये 1 डिग्री वाला बनाया है ये हमेशा माइनर होगा। अब आप बोलोगे सर हम 1 डिग्री और 2 डिग्री या 3 डिग्री पहचानेंगे कैसे? आपको मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। बोर्ड में तो ये करना पड़ेगा, कंपटीशन में तो करने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, जो पोर्शन न्यूक्लियोफाइल का है उसको अपने हाथ से इस तरीके से छुपा लीजिए, या जो ऑप्शंस हैं उसमें आप न्यूक्लियोफाइल को कैंसिल कर दीजिए। आपको जहां से आप न्यूक्लियोफाइल को हटाएंगे आप पे उसी कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आने लगेगा। अब यहां पे देखिए बेटा, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बताइए? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज्यादा होती है, इसीलिए ये मेजर की तरह काम करेगा और ये माइनर की तरह। अब ये माइनर क्यों बन गया होगा? ऑर्गेनिक में 12th लेवल पे, और ध्यान रखिएगा आईसीएससी बोर्ड में तो एक प्रोडक्ट से काम चल जाएगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में वो कभी भी एक प्रोडक्ट से आपका काम चलने नहीं देगा। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि एक मेजर बनेगा और एक हमेशा क्या बनेगा? माइनर बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा ये वो पोर्शन है एज विच इज एक्टिंग एज अ मेजर, और ये देखिए अगर आप यहां से Br हटा दें तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री बनेगा। तो इसीलिए जो 2 डिग्री है वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर आप कार्बोकैटायन का लिख लीजिए बेटा। जो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो आप चीज समझिए, वो हमेशा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। और मैं आपको बता रहा हूं कई बार बेंजाइल भी होता है, कई बार क्या होता है कि यहां पे इक्वल टू बेंजाइलिक ग्रुप भी लिखा रहेगा। ये कंपटीशन की बात है। मैंने आपको बताया था बेंजाइलिक क्या होता है, जब टाओलिन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो CH6H5CH2 पॉजिटिव विल बी योर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसलिए वैसे तो इनकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री की और बेंजाइलिक की एक अलग से रहती है, एक ही लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन अगर प्रेफरेंस दी जा रही है और आपके पास 2 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप हमेशा बच्चों बेंजाइलिक को ज्यादा प्रेफरेंस और ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहले रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बेंजाइलिक इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लेकिन 3 डिग्री कार्बन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, उसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन के केस में। तो इसलिए रेजोनेंस होने के कारण जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है वो कंपैरेटिवली आप उसको मान के चलिएगा कि वो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहां पे रही बात कि जब परऑक्साइड आ जाएगा तब क्या होगा बेटा? आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर परऑक्साइड आता है तो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनता है। परऑक्साइड में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी फॉलो नहीं होती। तो जो ये वाला है, जो केस ए बनता है बेटा, ये वाले को हम करते हैं केस ए। तो केस ए चलता है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन कहते हैं, कार्बोकैशन कह लें, है ना, सिर्फ मजाक की बातें हैं। अब केस 2 की अगर हम यहां पे बात करें या केस बी की बात करें, और हम यहां पे बेटा इसको बोलते हैं बेसिकली पर ऑक्साइड इफेक्ट। पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, या इसको खराश इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये केस बी जो चलता है ना, जिसको हम पर ऑक्साइड कहते हैं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा पर ऑक्साइड में, आप इस चीज को ध्यान रखिए, पर ऑक्साइड की जब भी हम यहां पे बात करेंगे तो हमेशा बच्चों एक चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, 1 डिग्री प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज मेजर, आर ऑलवेज मेजर। ठीक है, तो
तो इसका मतलब यहां पे कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स क्या हो जाएगी कि जो ये वाला प्रोडक्ट है वो मेजर हो जाएगा और ये वाला जो प्रोडक्ट है बच्चों वो माइनर हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास देखिए जो CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, और ये वाला क्या हुआ CH3 CHBr और ये हो गया CH3। देखिए CH3 हो गया। तो यहां पे 1 ब्रोमो प्रोपेन बना और यहां पे 2 ब्रोमो प्रोपेन बना, लेकिन 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है यहां पे बच्चों मेजर होगा और यहां पे माइनर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो माइनर होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी पेरोक्साइड के एब्सेंस में हो, एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो हमेशा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को फॉलो करेगा। और 3 डिग्री विल बी ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। बेंजाइलिक हमेशा स्टेबिलिटी में 3 डिग्री से ज्यादा इसलिए माना जाएगा क्योंकि बेंजाइलिक में क्या होने वाला है, रेजोनेंस का फिनोमेना होने वाला है। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसको करने का तरीका बहुत मतलब एक तरीका भी है लेकिन तरीका थोड़ा गलत है। हम नॉर्मली कहते हैं कि बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को हमेशा अवे फ्रॉम द बल्कि अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करें, लेकिन एक बार अगर इसको यहां शिफ्ट करके देखेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पॉजिटिव पोर्शन पर आ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप सीधे हमेशा ये याद रखें कि 1 डिग्री विल बी मेजर। 1 डिग्री का मतलब जहां पे एक कार्बन से एक कार्बन ही जुड़ा होगा तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। देखिए ये तो बेसिक बात है जो एनसीईआरटी ने लिखी है। ये वो बेसिक बात है जो एनसीईआरटी ने यहां पर लिखी है, लेकिन इसके बड़े मायने हैं, ठीक है। अब बच्चों हम आपको एक ऐसा रिएक्शन कराने जा रहे हैं। देखिए यहां पे तो 2 डिग्री तक ही कार्बोकेटायन आया। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो समझिएगा। जब कभी भी आपके पास एल्कीन में मिनिमम 5 कार्बन हो, तब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहां पे शायद केस बन जाए किस चीज का, 3 डिग्री कार्बोकेटायन के बनने की भी पॉसिबिलिटी हो जाए। तो चलिए अब इस चीज को मैं यहां पर एक स्पेशल केस के फॉर्म में, केस 3 के फॉर्म में यहां आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। रूल यहां पे भी बच्चों क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी वैसे ही चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा हम कोर्स में डिफिकल्ट हो जाता है बोर्ड के बच्चों के लिए, लेकिन हमें ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को एज अ स्पेशल केस हम ट्रीट करेंगे कि जब हम किस चीज की बात करेंगे, एडिशन ऑफ एल्कीन्स की बात करेंगे। तो ये एक स्पेशल केस है, ये एक बच्चों स्पेशल केस है। और स्पेशल केस में हम शिफ्ट्स की बात करते हैं। बेसिकली हम यहां पे बात करेंगे शिफ्ट्स की। अब शिफ्ट्स बच्चों 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। यहां पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। और यहां पे बच्चों 1,2 फिनाइल शिफ्ट भी हो सकती है, इसको हम ये बोलते हैं, देखिए फिनाइल शिफ्ट C6H5, राइट। लेकिन शिफ्ट कोई भी हो, शिफ्ट होने से जो चीज होने वाली है वो एक्चुअली क्या होने वाली है, वो एक्चुअली कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने वाला है, और खासकर एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहां पे शिफ्ट लगेगी। शिफ्ट कैसे लगेगी मैंने आपको अभी आगे मैं अभी डिस्कस करता हूं, लेकिन फिलहाल हम इतना जान लें कि यहां शिफ्ट तो जरूर लगेगी, ठीक है। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कार्बोकेटायन की बात करेंगे और ज्यादा स्टेबल की बात करेंगे तो कम से कम मैंने आपको कितने कार्बन बताए, कम से कम मैंने आपको 5 कार्बन बताए जो यहां पे बनने जा रहे हैं। और वो 5 कार्बन कौन से हैं, देखिए CH3 केस अपने आप डिजाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखिए
ये आपके पास 5 कार्बन वाला एल्कीन बन गया। वैलेंसी चेक करिए, इस कार्बन को, हाइड्रोजन को नीचे ले, 4 वैलेंसी इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी। कैसे? एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ये और 2 ये और 2 वो 4 ये वैलेंसी देखिए पूरी। इसका मतलब मेरा कंपाउंड ठीक बना है। चेक करने का सबसे सरल और अच्छा तरीका है, आप कार्बन की और उसके करस्पॉन्डिंग आइटम्स हैं जो उनकी वैलेंसीज को चेक कर लीजिए। अब हम चाहते हैं कि हम इसका एडिशन करें बच्चों, इसमें हम HBr का एडिशन करें। तो नॉर्मली जब हम एडिशन करते हैं तो बहुत इजी है कि पाई बॉन्ड तो हमेशा वहां शिफ्ट करेगा जहां पे क्या होगा, जहां पे बल्कियर एल्काइल ग्रुप से दूर, तो मतलब यहां पे हमारा पाई बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव पार्ट कहां गया बच्चों? पॉजिटिव वाले पे, और पॉजिटिव वाला कहां गया? नेगेटिव वाले में। तो इसका मतलब जो इसका हमारा प्रोडक्ट बना वो आपके हिसाब से ये बनना चाहिए कि यहां CH आ गया और देखो यहां पे CH2 आ गया, और यहां पे बच्चों हम क्या कर देते हैं, आपको क्लियर कट दिखाते हैं कि आप चाह रहे हैं यहां Br आ जाए और यहां एक H आ जाए। मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे जो HBr मैं यहां बना रहा हूं, तो मैं इसको ब्लैक से बना देता हूं तो आपको ये ज्यादा बढ़िया समझ में आने लगेगा। ठीक है, ठीक है। यहां तक की कहानी तो सिंपल थी जो हमने पढ़ी थी, लेकिन कंडीशन को समझिएगा। यहां पे मेरी कंडीशन वैलिडेट नहीं हो रही है, यहां पे ये एज अ माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्या बनेगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगी तो ये माइनर होगा, ठीक है। और मेजर बच्चों क्या क्या बनेगा पहले इसको देख लेते हैं। मेजर देखिए क्या बनेगा। मेजर अब कैसे बनेगा ये मैं आपको भी बताऊंगा। मेजर जो चीज बनने वाली है वो ये बनने वाली है, ठीक है। मेजर जो चीज बनने वाली है इसको आप 2 कर दीजिए, और ये रिएजेंट का जो ये H है आप इसको यहां दिखा दीजिए। ये चीज मजेदार बात है बच्चों कि ये मेजर बनेगी, ठीक है। ये क्या बनेगी? मेजर बनेगी। क्यों बनेगी? अभी इसके मैकेनिस्टिक पोर्शन को देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये क्यों बनेगी। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रोडक्ट और बनेगा। वो जो प्रोडक्ट होगा वो परऑक्साइड इफेक्ट का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये भी एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं इसको कह देता हूं बच्चों, ये माइनर 2 कह देता हूं और इसे माइनर 1 कह देता हूं। अब आप बोलोगे सर इतने सारे प्रोडक्ट बन गए, कैसे बने? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली प्रोडक्ट चाहे मार्कोनिकॉफ का बने, एल्कीन पे एडिशन HBr का, चाहे मार्कोनिकॉफ के थ्रू हो चाहे परऑक्साइड के थ्रू हो, बेटा प्रोडक्ट तो सारे ही बनते हैं। बस फर्क ये होता है कि कुछ ज्यादा स्टेबिलिटी को फेवर करते हैं, कुछ कम स्टेबिलिटी को फेवर करते हैं। एक कंडीशन में मैंने आपको बताया था मार्कोनिकॉफ रूल में जो रूल लगेगा, बेंजाइलिक इक्वल टू 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। और परऑक्साइड के केस में जो 1 डिग्री है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये तो नॉर्मल कोर्स है, या तो मैंने परऑक्साइड लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है वो ज्यादा फेवरेबल रहेगी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की मैकेनिस्टिक सेक्शन पे जाने से पहले आप यहां पे इस चीज को समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन में मैकेनिक्स ना हो, मैकेनिस्टिक सेक्शन ना हो, आप कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, मैंने आपको बताया था। आप जैसे ही इस Br को छुपाएंगे, देखिए इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बन देखिए 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। इस सेकंड केस में आ जाइए बेटा, यहां पे आप Br को छुपा लीजिए अपने हाथ से, तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। देखिए कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री प्रोडक्ट है, और यहां पे अगर इसको आप छुपा लेंगे तो ये 1 डिग्री प्रोडक्ट है। तो बनेंगे तो सारे ही,
बस फर्क ये होगा कि ये 80% बनेगा, सपोज ये 15% बनेगा, तो ये 5% बनेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, देखिए केसेस होते हैं, अगर यहां पे ये चीज इस तरीके से चलेगी, और अल्कोहल में मैं आपको स्पेशल केस बताऊंगा। एक होता है नॉर्मल हाइड्रेशन का, जिसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी के ऑर्डर से चलता है। दूसरा केस जो उसमें होता है वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का होता है। उसमें एडिशन तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता। और तीसरा केस होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, जिसमें क्योंकि H2O2 यूज होता है तो हमेशा 1 डिग्री प्रोडक्ट एज मेजर बनते हैं। तो ऑर्गेनिक में बेसिक चीज जो हमें पढ़नी होती है वो होती है केस स्टडीज। तो जिसने केस स्टडीज पढ़ी है ऑर्गेनिक में और जिसने केस स्टडीज को मेमोराइज कर लिया है, उसकी ऑर्गेनिक बहुत बहुत अच्छी होती है। तो अब ये सपोज बेटा आपको मैंने टाइम दे दिया और आप चलिए, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब मैं इसके मैकेनिस्टिक सेक्शन को दिखाता हूं कि कैसे यहां पर शिफ्ट्स के थ्रू बेसिकली जो स्टेबल कार्बोकेटायन है उनका जनरेशन होता है। और अब हम इसको यहां पे देखने जा रहे हैं। देखिए अब मैं पूरा मैकेनिज्म लिखूंगा बच्चों इसका, और इस चीज को आप समझिएगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। जब कभी भी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा, स्पेशल केस, और यहां पे लिख देते हैं बच्चों स्टेबिलिटी थ्रू शिफ्ट्स, और स्टेबिलिटी थ्रू शिफ्ट्स में 1 to H नेगेटिव शिफ्ट, H पे -1 चार्ज होता है तो वो हाइड्राइड कहते हैं। 1 to बच्चों मिथाइल शिफ्ट, और यहां पे 1 to जिसको हम क्या कहते हैं फिनाइल शिफ्ट, या इसको आप सीधे सीधे फिनाइल ऐसे लिख दीजिए, फिनाइल शिफ्ट। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, आपका फिनाइल बन गया। ठीक है, तो इसका मैकेनिस्टिक पोर्शन लिखने से पहले हम उस एल्कीन को बना लेते हैं जिस एल्कीन की हम यहां पे बच्चों चर्चा करने वाले थे। तो ये देखिए, ये हमने उस एल्कीन को यहां बना लिया। लेकिन ये स्टेप 2 होता है। स्टेप 1 में क्या होगा, आपको सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। तो यहां पे स्टेप 1 होता है जिसको हम कहते हैं बच्चों जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आपने इसमें पहचाना था जो रिएक्शन लिखी थी कि इसमें रिएजेंट कौन सा होगा, HBr था इसमें रिएजेंट। तो देखिए आप HBr को जब डिसोसिएट करेंगे, ठीक है, मैं यहां आगे लिख दे रहा हूं ताकि नीचे वाला स्टेप मैं क्लियर लिख पाऊं बच्चों। तो जब मैंने यहां पे HBr की यहां पे बात करी है, तो आप यहां पे देखो ये है HBr, और ये HBr में देखिए H पॉजिटिव है और ये Br नेगेटिव है। H पॉजिटिव है और एक Br नेगेटिव है। ये जो H पॉजिटिव है दिस विल बी एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का नाम दिया जा रहा है, जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल। जो टाइप ऑफ रिएक्शन है बेटा यहां पे, जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब आप बोलोगे सर यहां तो न्यूक्लियोफाइल भी जनरेट हुआ है। डेफिनेटली हर रिएजेंट अगर डिसोसिएट करेगा तो उसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट होगा, लेकिन रिएक्शन का नाम इस बेस पे पड़ता है कि पहले सबस्ट्रेट पर किसने अटैक किया। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल तो ये था, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पे जो पहले इट इज द इलेक्ट्रोफाइल विच इज अटैकिंग on the substrate, hence the name of the reaction is electrophilic addition reaction, right? तो देखिए यहां पे हमें यहां पे इलेक्ट्रोफाइल मिला और ये इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव था। ठीक है, तो जो हमारा स्टेप 2 बना बच्चों, ये स्टेप 2 क्या हो गया, यहां पे स्टेप 2 हो गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट बेसिकली क्या है, सबस्ट्रेट तो एल्कीन है। ये है देखिए सबस्ट्रेट, ये क्या है, सबस्ट्रेट बेसिकली क्या है, एक एल्कीन है।
ठीक है, अब आप पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखाइए। जब आपने यहाँ पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखाई तो ये देखिए इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है बच्चों यहां तक बात? इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ये जो H है वो इस नेगेटिव वाले पे अटैक कर लेगा, और जब ये ऐसा होगा बेटा तो आप देखो कि क्या होने वाला है यहां पे। अब यहां पे ये CH3, ये CH और ये हो गया, देखो ये H आ जाएगा यहां पे, तो ये CH2 और यहां मैं बॉन्ड बनाते हुए दिखा रहा हूं बेटा, ये हो गया देखो H, और यहां पे ये देखो ये CH3 था। ठीक है, और इस H को भी आप एक्सपोज कर लीजिए क्योंकि यहां पे मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये भी मैंने यहां एक्सपोज कर दिया इस तरीके से। अब बच्चों मेरी बात को समझो, देखो इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज नहीं गया क्योंकि यहां पे कोई बॉन्ड नहीं बना, यहां पे सिर्फ H ने यहां पे अटैक करा, तो देखिए ये H इस कार्बन वाले के साथ जुड़ गया आगे, ये मिल गया, लेकिन अभी भी यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए। और यहां पे जो कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ एसोसिएटेड है? देखिए 2 कार्बन के साथ एसोसिएटेड है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना। क्या यहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया? ये हमारा क्या बना? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या यहां पे कोई चांस है कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन इस तरीके का इंटरनल अरेंजमेंट ले कि ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए? यस, देयर इज डेफिनेटली अ चांस, एंड दीज चांसेस आर बेसिकली क्रिएटेड बाय द शिफ्ट्स। अब शिफ्ट की हायरार्की को आप समझिए बेटा, जो हल्का होगा वो पहले शिफ्ट करेगा। शिफ्ट की जो हायरार्की होती है, यहां पे आप इस चीज को समझिएगा, H नेगेटिव का मास मिथाइल से कम है, तो जो शिफ्ट्स की हायरार्की होती है वो हमेशा, अगर कंडीशन बन रही है बेटा हाइड्राइड और CH3 है, तो हमेशा शिफ्ट की में H पहले शिफ्ट करेगा। क्लियर है यहां पे बात? अब इस चीज को समझिए, देखिए यहां पे मेरे को चांस मिला कि अगर कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट हो, यहां पे देखिए विदाउट रीअरेंजमेंट का अगर केस बनता है, मेरी बात को समझिएगा बच्चों, कि अगर विदाउट रीअरेंजमेंट बने तो देखो यहां पे हम लिखेंगे विदाउट रीअरेंजमेंट, ये मैंने लिख दिया विदाउट रीअरेंजमेंट। तो जब विदाउट रीअरेंजमेंट होगा तो देखो यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल था वो कौन सा था? यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल था बच्चों वो Br था, तो यहां पे देखिए Br इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, ये Br अब एडअप हो रहा है, वो इस पे अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 CH CH2, और देखिए मैं ऊपर Br और H दिखा रहा हूं, लेकिन ये विदाउट रीअरेंजमेंट है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, देयर इज डेफिनेट अ चांस ऑफ व्हाट? रीअरेंजमेंट। तो चलिए अब देखते हैं कि जो रीअरेंजमेंट का चांस है वो क्या है। ठीक है, अब अगर यहां पे बच्चों रीअरेंजमेंट होता है, अगर यहां पे रीअरेंजमेंट होता है तो क्या होगा, इसको ये देखते हैं। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए और कुछ किसी चीज पे फोकस मत करिए। इस चीज को अगर पढ़ रहे हैं आप, तो मैंने यहां पे एक सिंपल फंडामेंटल रिवाइज करा रहा हूं। सिंपल मैंने जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन सबस्ट्रेट, तो उससे हुआ क्या? ठीक है, ये भी तो हमको बात करनी है। तो यहां इससे हुआ क्या? टू जनरेट कार्बोकेटायन, टू जनरेट कार्बोकेटायन। तो देखिए यहां पे कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, ये मैंने आपको बताया था, ये H यहां शिफ्ट कर गया था, मैंने यहां पे ब्लैक से देखिए अलग से H बना रखा है, जो एक्चुअली रिएजेंट का पार्ट है, जो रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया था। एक में मैंने सीधे यहाँ पे Br का अटैक कराया, ये विदाउट रीअरेंजमेंट गया। रीअरेंजमेंट की बात देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इस कार्बन पे देखिए आप, मिथाइल ग्रुप भी है और हाइड्राइड H भी है, हाइड्राइड ग्रुप भी है।
अब कंडीशन क्या है, देखिए अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी, या तो बच्चों मिथाइल शिफ्ट कर जाए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या हाइड्राइड शिफ्ट कर जाए तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस जब मैंने बात करी है, देखिए प्रेफरेंस हाइड्राइड को पहले दी जाती है मिथाइल के प्रेजेंस में। केस स्टडीज को आप यहीं समझ लीजिए, अगर इस H की जगह CH3 होता तो आपके पास दो मिथाइल होते हैं, तो दो में से आप किसी एक मिथाइल को शिफ्ट कर देते हैं। केस 1 बना लीजिए, यहां पे दोनों जगह हाइड्राइड है तो आप किसी एक हाइड्राइड को शिफ्ट कर देते हैं। आपके पास एक मिथाइल है एक हाइड्राइड है तो जो हल्का वाला है वो शिफ्ट कर देगा, इस केस में आप हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे। अगर आपके पास मिथाइल है और यहाँ फिनाइल है, फिनाइल इज अ हेवियर ग्रुप, तो उस केस में जो मिथाइल है वो शिफ्ट कर जाएगा, वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। कुल मिला के कहने की बात यह है कि हाइड्राइड की शिफ्टिंग मिथाइल से पहले होगी और मिथाइल प्रेफरेंशियली जो फिनाइल है उससे पहले शिफ्टिंग में इन्वॉल्व होगा। तो यहां पे हाइड्राइड और मिथाइल का केस है, तो यहां पे जो बच्चों शिफ्टिंग दिखाई जा रही है वो हाइड्राइड की दिखाई जा रही है। ये देखिए, ये हाइड्राइड यहां शिफ्ट कर गया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेते कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं। आप यहां से देखिए, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए तो यहां का बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है। वैसे क्या होगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको छोड़ दीजिए, आप सीधे इस हाइड्रोजन को उठा के यहां रख दीजिए, ठीक है। तो जब ये आपने ये काम कर दिया तो देखिए आपके पास ये CH3 ऐसे ही रहा, ये CH3 आपके पास ऐसे ही रहा, ये कार्बन आपके पास ऐसे ही रहा बेटा। ये हाइड्रोजन जब यहां आ गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये CH2 हो गया, और ये देखो आपके पास ये CH2 और ये जो हमारा क्या था, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था वो यहां था। लेकिन अब इस हाइड्रोजन के यहां से जाने से क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के यहां से जाने से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात। अब यहां पे देखिए, यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कितने डिग्री का कार्बन बना, चलिए ये देखते हैं। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। और यहां से कितने जुड़े थे, यहां से देखिए सिर्फ 1 और 2। 2 डिग्री में और 3 डिग्री में बच्चों ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर के केस में, 3 डिग्री वाला। तो यहां पे देखिए आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना। अब क्या होगा, अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और जब अब इसके पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जब यहां पे अब Br एडअप होगा, तो अब ये जो प्रोडक्ट बनाने वाला है वो प्रोडक्ट होगा, हम यहां लिख देते हैं इसको, देखिए इसको हम यहां लिखते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इसको समझना। ये देखिए Br का अटैक हो गया यहां पे, और यहां पे CH3 C CH3 CH2 CH2, और ये वाला पोर्शन जो तो हमारा था इलेक्ट्रोफाइल का था बेटा H, और ये देखो Br आ गया। तो ये मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन प्रोडक्ट बना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन प्रोडक्ट बना। और मैंने आपको बताया था ये ही क्या है मेजर, और ये वाला क्या होगा, दिस इज माइनर, राइट। और एक पॉसिबिलिटी और बनती थी 1 डिग्री की, वो भी यहां पर जनरेट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके जब मैं आपको बताऊंगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में, तो उसमें भी ये चीज है। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप ये था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन सबस्ट्रेट टू जनरेट अ कार्बोकेटायन, और उसके बाद यहां पर, और ये देखिए कार्बोकेटायन का जो ये स्टेप होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यही स्लो स्टेप होता है, ठीक है, यही स्लो स्टेप होता है, और इसीलिए यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बन जाता है। तो ये क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास देखो बच्चों, ये बना हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें आप इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे। सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन सबस्ट्रेट टू जनरेट कार्बोकेटायन होगा, और तीसरे स्टेप में
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो इस चीज से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। ये लंबा चौड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन रूल बहुत सिंपल सा है। अगर कंपटीशन में करना है, आप उस पोर्शन पे जहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल अपना हाथ लगा लीजिए, उसको छुपा दीजिए, उस कार्बन पे आपको चार्ज दिखने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये देख लीजिए कि वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है और इस कॉन्सेप्ट को कर दीजिए। तो इस लेक्चर में मैंने बेसिकली किस चीज को डील किया है? मैंने डील किया है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। एक छोटा सा और मेथड बच गया है, 2 मिनट में इसको करेंगे और ये वाला टॉपिक बच्चों हमारा जो है ये खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को यहां पर आप समझना, ठीक है? इस चीज को आप यहां पे समझना। ये लास्ट टॉपिक है कि हम कैसे जेमिनल और विसिनल हैलाइड्स बना सकते हैं। किससे? एल्कीन से। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ, मैं कहता हूं जेमिनल इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है क्योंकि वो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसीलिए जो विसिनल डायहैलाइड्स हैं वो हमेशा कंपैरेटिवली ज्यादा बनती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस आप इस चीज की समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास बेसिकली एल्कोहल्स का पहला हो गया था, हाइड्रोकार्बन से सेकंड हो गया था। फिर हमारे पास एडिशन रिएक्शन हमने मार्कोनिकॉफ का कराया था, स्वार्ट्स कराया था। तो ये मेरे पास 5th स्टेप आ रहा है जिसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ हेलोजेंस ऑन एल्कीन्स। दिस इज द एडिशन ऑफ हेलोजेंस ऑन एल्कीन्स। हम इसकी अब बात करते हैं। देखिए अब बहुत सिंपल है बच्चों, एल्कीन ले लेते हैं एक, और ये देखो हमने ये एल्कीन ले लिया। बस फर्क आप मेरी बात का समझिएगा, ये Br2 है और ये मैंने CCl4 लिया। आप मेरी बात का फर्क समझिएगा। बस जो मैं कहने वाला हूं यहां पे एक ट्रिक यूज करी जाएगी। एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पे अब आप देखोगे कि आप मान लो कि यहां पे आपने हेट्रोलिटिक फिजन करा है, ठीक है? आप मान लीजिए, वैसे तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है लेकिन आप फिर भी मान लीजिए कि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। हेट्रोलिटिक फिजन ये हुआ है तो एक को बच्चों हम डेल पॉजिटिव कह देते हैं और एक को हम डेल नेगेटिव कर देते हैं। मान लीजिए ये यहां शिफ्ट हुआ था, ठीक है? अब यहां से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दीजिए, ये यहां नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो जो नेगेटिव वाला है वो कहां जाएगा बच्चों? पॉजिटिव वाले के पास। और जो पॉजिटिव वाला है वो कहां जाएगा? नेगेटिव वाले के पास। तो हमारे पास H2C, ये देखिए सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2 है। और ये देखिए ये हमारे पास Br आ गया और ये हमारे पास Br आ गया। तो जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। तो यहां ब्रोमाइड है तो यहां पे क्या हो जाएगा? विसिनल डाइब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक एडिशन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है? ये जो चीज है बेटा, इट शुड बी अ नॉन, तभी एडिशन होगा नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए। वो इसको पोलराइज नहीं करेगा। देखिए अगर मैंने यहां पे सेम रिएक्शन को बेटा H2C डबल बॉन्ड CH2 के साथ किया और आपका ये देखिए ब्रोमिनेशन कराया इस तरीके से वाटर के प्रेजेंस में, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब वाटर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो HOBr प्लस HBr को क्या करेगा? लिबर बना देगा, ठीक है, ठीक है? और इस केस में बेटा HBr एडिशन Br2 का नहीं होगा, इस केस में HOBr का एडिशन हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो चीज एडिशन होगी वो होगा HOBr का। तो HO नेगेटिव Br पॉजिटिव, राइट? तो
तो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, राइट। तो नेगेटिव विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो एडिशन प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो आप इस बात को समझिएगा कि पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये चीज नहीं होने वाली। तो आप ऐसे ही किसी चीज को नहीं लिख सकते। ऑर्गेनिक में हर एक केस स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने बेसिकली 5 मेथड्स कराए कि कैसे हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम अल्कोहल, proceeding towards hydrocarbon, Markovnikov rule, anti-Markovnikov rule, stability, then Finkelstein reaction। जिसमें मैंने IFS बताया था आपको। Finkelstein reaction मतलब F जो है वो किसके लिए, I के लिए है, और जो Schwarz reaction है वो फ्लोराइड के लिए है। और ये लास्ट का जो मेथड था ये एडिशन ऑफ हेलोजेंस ऑन एल्कीन्स था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स को यहां पर स्टडी करेंगे। टिल डेट, हैव अ गुड डे, कीप योर गुड हार्ड वर्क गोइंग till the completion of your board exams. Thank you.